भक्ति स्टोरी टीवी। सीमा बहुत गरीब थी और उसकी माँ का देहांत सालों पहले गंभीर बीमारी के चलते हो गया था। सीमा बहुत छोटी थी, इसलिए उसकी देखरेख के लिए उसके पिता कमल ने दूसरी शादी कर ली। सीमा की नई माँ रीमा सौतेली थी और उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करती थी। एक दिन जब कमल काम पर चला गया तो रीमा सोई हुई सीमा के मुंह पर पानी फेंककर उसे जगाकर कहती है, अरे ओ मुफ्तखोर, कब तक सोती रहेगी? घर का काम तेरी मरी हुई माँ जाकर करेगी। उठ जा, बहुत सारा काम पड़ा है। आज मेरा भाई भी गांव से आने वाला है। मुझे घर एकदम चकाचक चाहिए, समझी ना? माँ, उठ तो रही थी ना, पानी डालने की क्या जरूरत थी? आपने सारा बिस्तर गीला कर दिया। आप जानते हैं ना ठंड कितनी है। अगर मुझे बुखार हो गया तो घर का काम कौन करेगा? माँ, कौन करेगा? मतलब तू ही करेगी मरते दम तक। तू ही इस घर का काम करेगी, समझी ना? अब चुपचाप उठ जा, वरना नंगी तार तेरे ऊपर फेंक दूंगी और अभी तुझे करंट लगाकर मार डालूंगी। सीमा अब रोती बिलखती उठ जाती है और जल्दी से नहा धोकर पूरे घर का साफ सफाई करने लगती है। रीमा सीमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि एक तो वह सौतेली थी, ऊपर से रीमा बांझ थी और जब जब रीमा सीमा को देखती थी तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानती थी कि यह सारी जायदाद सीमा की होने वाली है और वो चाहती थी कि सारी जायदाद उसके भाई के परिवार वालों को मिले, क्योंकि वह अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोपहर के समय रीमा का भाई गोलू उसे मिलने के लिए आता है और उससे अकेले में कहता है, अरे दीदी, आपने अपने बोझ को अब तक घर पर रखा है। मैं तो कहता हूँ किसी बूढ़े या अपाहिज से इसकी शादी करके इसे घर से विदा कर दो। कहीं यह अपनी माँ की तरह मेरी बहन यानी तुमको भी खा गई तो मेरा क्या होगा बहना? अरे गोलू, तू चिंता क्यों करता है? मैं तो वो नागिन हूँ जिसका कांटा पानी भी ना मांगे। ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती गोलू। वो तो सब ठीक है दीदी, लेकिन हमारे गांव में एक बुजुर्ग सेठ है। उसने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी तो मर गई और दूसरी भाग गई। अभी अपनी तीसरी शादी के लिए लड़की देख रहा है। कहो तो सीमा की बात चला दूं? अरे भाई, नेकी और पूछ पूछ, चला चला, किसी तरह से इस बोझ को घर से तो निकालूं। रीमा और गोलू नहीं जानते थे कि नाश्ता लेकर आ रही सीमा यह सब कुछ सुन चुकी थी। ये सुनकर वह काफी ज्यादा टूट जाती है और रसोई में खड़े हुए खुद से बोलती है, क्यों क्यों आखिर मेरी जिंदगी में ही इतने दुख है? माँ, आप खुद तो चली गई, लेकिन मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़कर चली गई? क्या सारी जिंदगी मैं बस रोती रहूंगी? मेरी जिंदगी में कोई खुशी क्यों नहीं लिखी है माँ? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं कहीं मर जाऊं माँ। सीमा रोती बिलखती रहती है और शाम को किसी बहाने अपने घर से निकल जाती है और अपने गांव की नदी के पास एक पुल पर जाकर उस पुल के किनारे खड़े होकर कहती है, बस ये जिंदगी और नहीं जी सकती माँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। सीमा यह बोलकर उस नदी में छलांग लगाती है, लेकिन तभी नदी से लक्ष्मी माँ प्रकट होती है, जो कि कमल के फूल पर विराजमान थी और उन्होंने अपनी गोद में सीमा को उठाया हुआ था। वह उसे पुल पर लेकर आती है। कुछ ही देर में सीमा को होश आता है और वह अपने सामने साक्षात लक्ष्मी जी को देखकर खुश होते हुए कहती है, माँ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? आप तो साक्षात लक्ष्मी जी हो माँ, लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया? मेरी जिंदगी में जीना कोई मायने नहीं रखता, मुझे मर जाने दिया होता माँ। नहीं सीमा, ऐसे हालातों से हार नहीं मानते। तुम्हारे साथ जो घटित हो रहा है मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है बेटी, इसलिए मैं खुद तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं माँ। कुछ दिन तक तुम्हारी जगह तुम्हारे घर पर मैं रहूंगी। तुम इस कमल के पुष्प के अंदर विराजमान होकर लुप्त हो जाओगी। लक्ष्मी माँ यह बोलती है। उसके बाद सीमा के आकार को छोटा कर उसे कमल के पुष्प के अंदर
समाहित कर देती है और वह कमल का पुष्प वापस जल में विलीन हो जाता है। और फिर लक्ष्मी माँ सीमा का रूप लेकर घर आती है और उसके घर आते ही रीमा सीमा की चोटी पकड़कर उससे कहती है, क्यों री, गली मोहल्ले में नया आशिक बना लिए है क्या? कहाँ घूमती रहती है? तो बाजार गई थी ना, इतनी देर लगती है क्या वहां से आने में और जाने में? और अगर बाजार भी गई थी तो तेरे हाथ में सब्जियां क्यों नहीं है री? वो माँ, वो सब्जियां लेने तो गई थी, लेकिन बाजार में अच्छी सब्जी नहीं थी। आप मुझे मत मारो माँ, मैं कल सब कुछ ले आऊंगी। रीमा पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय सीमा को बिना कुछ कहे छोड़ देती है। अब सीमा पूरे घर का काम नौकरों की तरह करती है, क्योंकि रीमा ने अपनी सौतेली बेटी को नौकर का दर्जा दिया था, जिस बात का अंदाजा कमल को बिल्कुल भी नहीं था। अब सीमा सबके लिए खाना बनाकर लाती है, जो कि लक्ष्मी माँ थी। लेकिन जैसे ही सब खाना खाने बैठते हैं तो रीमा को अपनी थाल में बहुत सारे कंकड़ नजर आते हैं और वो चिढ़कर कमल के आगे कहती है, क्यों री, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जो मेरे थाल में ये कंकड़ पत्थर कैसे? तू मुझे मारना चाहती है क्या? अरे ये कैसी बातें कर रही हो? ये दाल भात रोटी चखो तो बहुत अच्छा बना है। तुम्हें कहाँ से कंकड़ पत्थर नजर आ रहे हैं? अब रीमा जैसे ही अपने थाल को दोबारा देखती है तो उसे कंकड़ पत्थर की जगह फिर से खाना नजर आता है। यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर उसे एकदम से ध्यान आता है कि उसने कमल के सामने सीमा पर काफी ज्यादा गुस्सा किया है। माफ करना जी, लगता है मैं बुढ़िया हो गई हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी ढंग से नजर नहीं आ रहा। अरे सीमा बेटी, तुम क्यों खड़ी हुई हो? तुम भी खाना खाओ बेटी। सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन जैसे ही लक्ष्मी माँ, जो कि सीमा के रूप में थी, वह घर में पोछा करके रसोई में जाती है और फर्श बहुत ज्यादा गीला होता है। रीमा जैसे ही उस पर पैर रखती है वह धड़ाम से गिर जाती है। अरे कल मुई, तूने मुझे मारने का इरादा बना रखा है क्या? अरे मनूसनी अपनी माँ को तो खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी क्या? रीमा इस बात से अनजान थी कि कमल अब तक काम पर नहीं निकला है और उसके इतना कहते ही कमल और सीमा दोनों साथ में आते हैं और फिर कमल बोलता है, रीमा, तुम्हें बात करने की तमीज भी नहीं है क्या? तुम मेरी बेटी सीमा से कैसी बातें कर रही हो? अरे जी, आपको नजर नहीं आता फर्श कितना गीला है जिस पर वह अभी यहाँ पर पोछा लगा कर गई थी? इसकी वजह से मैं फिसल गई हूँ और मुझे कितनी चोट आई है जी। अरे ये क्या बकवास करती रहती हो? वह तो आधे घंटे से मेरे साथ थी और कपड़ों पर इस्त्री कर रही थी, और यह फर्श ना तो गीला है और ना यहाँ पर कोई पोछा लगा है। रीमा हैरान रह जाती है, क्योंकि जो भी उसने देखा था वह उसके मन का वहम था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वह सीमा को कोई भी काम बोलने से डरने लगी थी, लेकिन उसको जो चोट लगी थी अब वह धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उसके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और उसने एक एक घाव का रूप ले लिया था। रीमा को चलने फिरने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वह डॉक्टर के पास सीमा के साथ जाती है और डॉक्टर बोलता है, जी देखिए, आपने समय पर अपने चोट का इलाज नहीं करवाया है और अब वह घाव बन चुका है। आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और आपको कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहना होगा। यह सुनकर रीमा सीमा दोनों घर आ जाते हैं। कमल के पास खुद का मकान तो था, लेकिन उसने पहली पत्नी के इलाज के लिए बहुत कर्जा भी लिया हुआ था। तभी रीमा रोती हुई कहती है, मुझे नहीं लगता जी कि मेरी चोट अब कभी भी ठीक हो पाएगी, क्योंकि मैं खुद भी यह नहीं चाहती कि मेरे इलाज के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़े। अब यह सब कैसे होगा जी? शायद मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है, जो मैंने आज तक इस बिन माँ की बच्ची को सताया है। रीमा रोती बिलखती यह बोल रही होती है कि तभी वहां पर सीमा साक्षात लक्ष्मी जी के रूप में आती है और कहती है, रीमा, मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, इसलिए आज मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। महालक्ष्मी जी, आप? इसका मतलब इतने दिनों से सीमा की जगह
आप भेष बदल कर रह रही थी और मैंने आपसे नौकरों की तरह काम करवाया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ। रीमा यह बोलकर माँ लक्ष्मी के पैरों में गिर जाती है। तभी माँ उसे उठाती है और अपने चमत्कार से रीमा की चोट को ठीक कर देती है। इसके बाद वह एक कमल का पुष्प प्रकट करती है जिसमें से सीमा बाहर निकलती है और असली सीमा को देखकर रीमा उसे गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक तुझे बहुत सारी यातनाएं दी है, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है बच्ची, मुझे माफ कर दे। माँ, भले ही आपने मुझे अपनी बेटी ना माना हो, लेकिन मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है। मुझे खुशी है कि भगवान ने भले ही मुझसे मेरी सगी माँ छीन ली, लेकिन मुझे आप जैसी माँ दी है और अब आप मुझे अपनी बेटी मान रही है। रीमा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसके बाद माँ लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और रीमा अब कभी भी सीमा के साथ भेदभाव नहीं करती थी और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया करती थी।